ईएनटी सिर्फ सर्दी ज़ुकाम या गला ख़राब इसकी वजह से ये छोटी सी बीमारियां नहीं है। ईएनटी में बहुत सारी बीमारियां सही कर सकते। तो अक्सर क्या है, ये पेरेंट्स को इस कंडीशन के बारे में नहीं पता है तो काफ़ी लेट कर देते हैं इलाज करते करते। तो इसके वजह से क्या होता है, आगे के दांत जो हैं वो टेढ़े आगे से निकलते हैं और ये बच्चे का चेहरा ख़राब करता है और बच्चा खराटे लेता है। बच्चा का जबड़ा काटने का ज़रूरत नहीं है या कोई बड़ा कट्स वगैरह देने का ज़रूरत नहीं है, स्कारलेस प्रोसीजर्स होते हैं। सो बहुत सारा एडवांसेस हो गया ईएनटी में। जैसे ब्रेन के ट्यूमर्स भी हम नाक के द्वारा निकाल सकते हैं और ब्रेन फ्लूइड लीक को भी हम, और इस वजह से ट्यूमर हो या कोई भी पैथोलॉजी हो इसको आराम से निकाला जाता है, कोई खून नहीं जाता है और शॉर्ट स्टे रखते हैं हॉस्पिटल में। इसकी वजह से भी काफ़ी सारे ईएनटी बीमारियां जो बहुत मुश्किल सर्जरीज हुआ करते थे वो बहुत आसान तरीके से और बेटर आउटकम्स, मतलब इनके बेनिफिट्स भी बहुत हैं, पेशेंट बेनिफिट्स भी और डॉक्टर बेनिफिट्स भी। नहीं चाहते हैं कि रोबोट ही सारा ऑपरेशन कर दें, हम चाहते हैं कि सर्जन्स अपने एम्पैथी से, अपने एहसास से पेशेंट्स को ठीक करें और रोबोट्स को एक फ्रेंड की तरह मदद लेना चाहिए। नमस्कार, मैं शुभ प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ आज मौजूद हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो की सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कल्पना नागपाल। आज हम इनसे बात करने वाले हैं ईएनटी के विषय में। ईएनटी की जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। क्या है ईएनटी, इस विषय में जानेंगे और साथ ही इस क्षेत्र में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है इस पर भी उनसे बात करेंगे। तो मैम बताइए कि क्या कुछ है ईएनटी जिसके बारे में आप दर्शकों को बताना चाहेंगे। ईएनटी सिर्फ सर्दी ज़ुकाम या गला ख़राब इसकी वजह से ये छोटी सी बीमारियां नहीं है। ईएनटी में बहुत सारी बीमारियां सही कर सकते हैं। ईएनटी तो बहुत एडवांस हो चुका है कि अभी टॉप फ्यू स्पेशलिटीज़ में आता है, टॉप 10 स्पेशलिटीज़ में ईएनटी आजकल है। और ये क्या कर सकते हैं हम लोग, ईएनटी सिर्फ ईएनटी बाउंड्रीज़ में कन्फाइंड नहीं है, उसके आगे भी हम जाके सर्जरीज करते हैं। इसको कहते हैं एंटीरियर स्कल बेस सर्जरी, लेटरल स्कल बेस सर्जरी, और इसके कई सारे टेक्नोलॉजीज़ आ गए ईएनटी में। पहले होता था लेज़र टेक्नोलॉजी और एंडोस्कोपिक टेक्नोलॉजी, मतलब एंडोस्कोपिक सर्जरीज जो हम आम भाषा में लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज कहते हैं। और इसके अलावा कई सारे नए नए इक्विपमेंट आने लग गए, जैसे माइक्रो डिब्राइडर्स। इससे हमें साइनस सर्जरी बहुत अच्छा प्राप्त हुआ। तो इसके अलावा हमारे पास कोऑब्लेशन टेक्नोलॉजी आ गया। इसके अलावा फिर रोबोटिक सर्जरी जो अति आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से भी काफ़ी सारे ईएनटी बीमारियां जो बहुत मुश्किल सर्जरीज हुआ करते थे वो बहुत आसान तरीके से और बेटर आउटकम्स, मतलब इनके बेनिफिट्स भी बहुत हैं, पेशेंट बेनिफिट्स भी और डॉक्टर बेनिफिट्स भी। और ये हम बताना चाहते हैं कि 3D विजन से हम ट्यूमर को या पैथोलॉजी को देखते हैं और इसको 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन के द्वारा, मतलब जूम इन जूम आउट का फैसिलिटी भी है उसमें, और कांस्टेंट कॉटरी कोएगुलेशन, ये सब फीचर्स हैं जो हम जिस पैर के बटन से दबा के ये सब एडवांटेजेस ले सकते हैं। और इस वजह से ट्यूमर हो या कोई भी पैथोलॉजी हो इसको आराम से निकाला जाता है, कोई खून नहीं जाता है और शॉर्ट स्टे रखते हैं हॉस्पिटल में, और कोई हमें ब्लड ट्रांसफ्यूशंस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रेक्योस्टमी या फीडिंग ट्यूब्स का ज़रूरत नहीं है, या जबड़ा काटने का ज़रूरत नहीं है, या कोई बड़ा कट्स वगैरह देने का ज़रूरत नहीं है, स्कारलेस प्रोसीजर्स होते हैं। सो बहुत सारा एडवांसेस हो गया ईएनटी में। जैसे ब्रेन के ट्यूमर्स भी हम नाक के द्वारा निकाल सकते हैं और ब्रेन फ्लूइड लीक को भी हम नाक के द्वारा हम फिक्स कर सकते हैं। और पैरोटिड ट्यूमर्स हो या सबमैंडिबुलर ग्लैंड ट्यूमर्स हो, ये सब जो पहले हम लोग हेडलाइट से करते थे, अभी बहुत सारे हमारे पास बाइनोक्यूलर लूप तो पहले कई सालों से हुआ करता था, माइक्रोस्कोप भी काफ़ी सालों से हमारे पास है, बट हम अब ये सब सर्जरीज एंडोस्कोपिक तरीके से कर सकते हैं या लेज़र तरीके से, या अब तो रोबोटिक नेक डिसेक्शन करते हैं, जो ट्यूमर के साथ जो लिम्फ नोड्स पूरा गर्दन में से निकालना पड़ता है बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। सो रोबोटिक नेक डिसेक्शन, रोबोटिक रिमूवल ऑफ लैरिंजियल ट्यूमर्स, रोबोटिक रिमूवल ऑफ बेस ऑफ टंग ट्यूमर्स, टॉन्सिल ट्यूमर्स। ये चाहेंगे कि एडेनॉइड्स क्या है, एक्चुअली इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। एडिनॉइड्स एक प्रकार का टॉन्सिल होता है जो नाक के पीछे होता है, और ये एडिनॉइड्स नॉर्मल चीज़ होता है, लेकिन कुछ बच्चों में ज़्यादा बड़ा हो जाता है कई रीजंस के वजह से, एलर्जी के वजह से या रिपीटेड इन्फेक्शंस के वजह से। जब ये बड़ा हो जाता है तो सांस का रास्ता बंद हो जाता है नाक के पीछे से, तो बच्चा सांस नहीं ले पाता है नाक से। तो अक्सर क्या है, ये पेरेंट्स को इस कंडीशन के बारे में नहीं पता है तो काफ़ी लेट कर देते हैं इलाज करते करते। तो इसके वजह से क्या होता है, आगे के दांत जो हैं वो टेढ़े आगे से निकलते हैं
और ये बच्चे का चेहरा ख़राब करता है और बच्चा खर्राटे लेता है, बच्चा का सांस बीच बीच में रुकता है रात को और बच्चा ठीक तरह से सो नहीं पाता है क्योंकि वो सांस बंद हो जाता है तो काफ़ी अलग अलग पोजीशन में ट्राई करता है कि अच्छे से सांस ले। मुंह खुला रखना नॉर्मल नहीं है बच्चों में, ये जांच लेना चाहिए। और एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स आजकल कोअब्लेशन सर्जरी से पूरा अच्छे से निकाल सकते हैं विद ज़ीरो ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होता है और डे केयर सर्जरी है ये। जैसा कि अभी आपने ये कहा था वहाँ पर कि जिस तरह से रोबोटिक सर्जरी की बात आपने कही थी कि हम चाहते हैं कि यहाँ बिहार में भी, पटना में भी ये तमाम तरह की जो सर्जरी है वो हो, आखिर अब तक इसको लेकर क्यों नहीं पहल की गई? क्योंकि रोबोटिक सर्जरी हमेशा यूरोलॉजी, बेरियाट्रिक सर्जरी, कोलोरेक्टल सर्जरी में ही बहुत नाम था, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी इन सब स्पेशलिटीज़ में बहुत लार्ज वॉल्यूम्स में हुआ करता था। ईएनटी में बहुत लेट से शुरू हुआ है और ईएनटी में कई कंट्रीज़ में अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है और इंडिया में एटलीस्ट हम लोग 3-4 लोग हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और भगवान के दया से हमने पहले शुरू किया है और धीरे धीरे इसके इंडिकेशंस एक्सपैंड कर रहे हैं। क्योंकि ये बिल्कुल नेसेंट स्टेज में है, इसको आगे ले जाने के लिए हमें बहुत सारे ट्रेनिंग लैब्स चाहिए, बहुत सारे रोबोटिक सर्जन को ट्रेन करना होगा, तभी ये बहुत लार्ज वॉल्यूम्स में इंडिया में हो सकता है। तो जैसा कि आज आपका आना हुआ है यहाँ पटना में, तो जो भी ईएनटी सर्जन्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एक होता है कि आप अपनी तरफ से ये कहना चाहें कि आपको इस क्षेत्र में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं सारे ईएनटी डॉक्टर्स को कि आप सुपर स्पेशलिटी ले सकते हैं, चाहे वो हेड एंड नेक सर्जरी या राइनोलॉजी और ओटोलॉजी या न्यूरोटोलॉजी या आप कैंसर सर्जरी ले सकते हैं। इसके अलावा एक रोबोटिक सर्जरी भी कंसिडर कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है क्योंकि फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत एरियाज़ में एडवांस हो चुका है, इनकॉर्पोरेट हो चुका है। दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ मिनिमल एक्सटेंट में रोबोटिक सर्जरी में अपनाया जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि रोबोट ही सारा ऑपरेशन कर दे। हम चाहते हैं कि सर्जन्स अपने एम्पैथी से, अपने एहसास से पेशेंट्स को ठीक करें और रोबोट्स को एक फ्रेंड की तरह मदद लेना चाहिए। और लेकिन दिस हैज़ ग्रेट स्कोप एंड आगे के जनरेशन दे कैन मेक लॉट ऑफ मनी ऑल्सो एंड ट्रीट पेशेंट्स ऑल्सो वेरी वेल विद बेटर आउटकम्स। सो ज़रूर ये कंसिडर कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस में भी, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ज़रूर ईएनटी स्पेशलिटी काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कल्पना नागपाल, जिन्होंने ईएनटी के मसले पर बातचीत की और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई है कि रोबोटिक्स के क्या कुछ फ़ायदे होंगे। हालांकि इन्होंने अभी एक और बात कही कि डॉक्टर्स को रोबोट्स पे जो है डिपेंड नहीं होना चाहिए, एम्पैथी का यूज़ करते हुए तमाम तरह का ट्रीटमेंट जो है वो करना चाहिए। इन्होंने साफ साफ एक बात कही कि इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती है अगर वो किसी भी परेशानी से जूझ रहे होते हैं और उन्हें बिहार से बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए भी इन्होंने कहा कि इसके लिए भी लोगों को पहल करनी चाहिए, डॉक्टर्स को, सर्जन्स को पहल करनी चाहिए कि पटना में ही, बिहार में ही इस तरीके की तमाम ट्रीटमेंट्स हो कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।